रिसर्च फाउंडेशन फॉर दिस प्रेस कॉन्फरन्स. आता किती जणांना ऑटिझम म्हणजे स्वमग्नता याच्याबद्दल माहिती आहे? जरा प्लीज हात उचला वरती. स्वमग्नता ॲक्च्युली हे मुलांमध्ये, ऑटिझम ही मुलांमध्ये आईच्या गर्भाशयामधून होतं असं रिसर्चमध्ये आढळलेलं आहे. तर आपल्याबरोबर डॉक्टर चंद्रशेखर तोडुपुलोरे आहे. ते हैदराबादमधून आले आहेत. तर त्यांचं ॲक्च्युली काय आहे की ते कार्डिओलॉजिस्ट आहे, पण त्यांच्या मुलीला, स्वतःच्या मुलीला ऑटिझम झालं होतं 2018मध्ये. तर त्यांनी आपलं स्वतःचं सगळं करिअर सोडून, आपलं व्यवसाय सोडून त्यांनी रिसर्चमध्ये म्हणजे उतरले. तर असं सगळं अनुभव खूप दिवसापासून आम्ही ऐकत आहे आणि बघत आहे. तर ह्या ऑटिझमसाठी आपण आज एक नवीन ट्रीटमेंट लॉन्च करतो. त्याचं नाव आहे फिकल मायक्रोबायोटा ट्रान्सप्लांट. ह्याच्याबद्दल डॉक्टर तुम्हाला सांगतील, म्हणजे पूर्ण व्यवस्थित त्याचं सांग. मेरा नाम है हैदराबाद मेडिकल डॉक्टर और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपनी बेटी का प्रॉब्लम ऑटिज्म रिसर्च में आया हूँ और एक ऑटिज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेशन फाउंडेशन की है। उसमें ऑटिज्म ऑटिज्म का प्रिवेंशन और ऑटिज्म का मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और जब हम ऑटिज्म के प्रिवेंशन और ऑटिज्म मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो जो चीज़ हमको रिसर्च में समझ में आया वो बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस को एड्रेस कर सकता है। तो हम इसको थोड़ा आगे ले जाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं। तो मेरा बेटी के बारे में बताता हूँ। अभी मेरा बेटी 11 साल की है, पर उनको प्रॉब्लम फाइबर था। तो फर्स्ट डे से उनको वॉमिटिंग, गट इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन और पॉलिक पेन, एलर्जीज। जब 3 साल की हो गई थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी चालू हुआ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या है? किडनी प्रोटीन्स लूज करता रहता है, उससे आगे पूरा सूज जाता है, स्वेल हो जाता है। तो ये भी इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो वो 6 एपिसोड्स हो गए थे, पूरा स्टेरॉइड डिपेंडेंट बन गई थी। तो उसके बाद मैंने उसे 4 साल का मैं पूरा ऑटिज्म का शोध करता रहा। तो उनको गट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ट्रीटमेंट शोध में है ऑलरेडी। वो हमारे इनोवेशन है, चाइनीज मेडिसिन वो भी 2000 साल पहले भी किए। और अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, यूएस में भी हो रहा है। वो ट्रीटमेंट हमने ट्राई किया है, उससे हमको बहुत सारे चेंजेस आए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी रुक गया और एलर्जीज पूरा चले गए और गट इश्यूज पूरा सॉल्व हो गए। वो ट्रीटमेंट को करते करते मुझे बहुत सारी चीज समझ में आया कि ऑटिज्म को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक है ना, ऑटिज्म को प्रिवेंशन या कोई भी चीज हम बोल रहे प्रिवेंशन के बारे में, ये हमको बहुत इम्पैक्टफुल है। जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ और एक्चुअली हम हमारे इकोनॉमी को भी, इंडियन इकोनॉमी को भी बचा सकता है फ्यूचर में। कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये ऑटिज्म की सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ। शायद आप लोगों को, सब लोगों को ऑटिज्म के बारे में पता है। ऑटिज्म एक ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। बच्चों को ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं होता है। ये सब लोग सोचते हैं कि ये बर्थ के बाद आता है, वह जब से ही आता है। तो कैसे होता है उसका तो पूरा आपको बताता हूँ। ऑटिज्म पहले 1960 के पहले बहुत कम था, उसके बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ रहा है कि 1960 इसमें 1 in 10,000, अगर 10,000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से एक बच्चे को ऑटिज्म होता था। और अब 3 बच्चे पैदा होता है तो एक बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है। ये कैसे हो रहा है अब मैं आपको बताता हूँ। ये फिगर जो है आप देख सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में 275 इंक्रीज हो गया और भी बढ़ रहा है। जैसे कि 10-20 साल के बाद हर 10 बच्चों में एक बच्चे का ऑटिज्म होने का चांसेस है। तो ये प्रॉब्लम है, आपको मैं बता, ये बच्चों में ऑटिज्म की मेजर कारण जो है एग्रोकेमिकल, जो खेती में यूज करते हैं वो रसायन जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है।
हमारा शरीर उसका गोदाम बन रहा है। उसके बाद जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, वो महिला की बच्चे जो गर्भस्थ शिशु है उसमें ये केंची का रसायन उस बच्चे में जा रहा है। जब केंची का रसायन ये आपको मैं बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है आपका, ये पूरा केमिकल्स है जो बच्चे में जाते हैं। जब बच्चे में जाते हैं तो ये बच्चे का दिमाग बनता रहता है। वो दिमाग के सेल्स होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं। सेल्स तो जो डीएनए है, डीएनए को आगे बढ़ा, जब ऐसा होता है तो डीएनए ठीक से काम नहीं करता, तो जीन से अबनॉर्मल काम करते हैं, तो ब्रेन सेल्स ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, मेच्योर नहीं होते, और बाजू वाले न्यूरॉन से ठीक से कनेक्ट नहीं करते। और उसकी वजह से मैं आपको बता दूं स्लाइड में, जो इसे ब्रेन की एरियाज है, ये डीएनए को अटैच होते हैं, तो उसका फंक्शन अलग हो जाता है। जहाँ पे तीन प्रोटीन प्रोड्यूसर है, दो या चार ऐसे अबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन होता है। अगर प्रोटीन प्रोडक्शन हुआ तो भी वो ब्रेन का अबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस अफेक्ट होते हैं। उसमें क्या है ना, ब्रेन ऐसे प्रॉपर लेयर जैसे बनता है डेवलपमेंट, तो लेयर पूरा गड़बड़ होता है। वो तो ये डिस्टेंस एरिया है, वो सारे सारे एरियाज में नहीं होता है। एक स्पेशल एरियाज में ये आप कलर एरियाज देख रहे हैं ना, ये कलर एरिया जो है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है एवोल्यूशन में। ये बहुत डेलिकेट है। ये केमिकल्स वहाँ पे एक डेलिकेट मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो एरिया डेवलप नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इनके ब्रेन में सेल्स का भी कनेक्टिविटी अबनॉर्मल होता है। ये सारी चीज ऑटोप्सी स्टडीज में एविडेंट है। और ये इसके ऊपर भी जो रिसर्च हुआ है, इमेज स्टडीज है, ऑटोप्सी स्टडीज है, जीनोम स्टडीज है, पोस्टमार्टम ब्रेन टिश्यू स्टडीज का, वो सब लेने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने एक स्टडी किया 2005 में। उसका वो स्टडी क्या है, बॉडी बर्डन स्टडी इन न्यूबॉर्न। तो बॉडी बर्डन स्टडी इन न्यूबॉर्न, उसमें क्या किया, जो बच्चों का अम्बिलिकल कॉर्ड लिए है उसमें 287 केमिकल्स देखे, वो पूरा पेस्टिसाइड मेडिसिन, बच्चों में सारे केमिकल जा रहे हैं। ये 2005 में, अभी और भी ज्यादा होगा ये सारे केमिकल्स। वो सेल लाइन पे भी देखे, और प्रेग्नेंट माइस पे भी उसको इंजेक्ट करके देखे, सिमिलर मैकेनिज्म उस पर भी इफेक्ट हो रहा है। तो उसके क्या है ना, हम ये जो पूरा आर्टिफिशियल रिसर्च रिव्यू देखने के बाद किसी को भी समझ में आता है कि ये अगर एग्रोकेमिकल्स को बिफोर प्रेगनेंसी अगर एड्रेस करेंगे तो बच्चों में ऑटिज्म पता ही नहीं, बच्चा नॉर्मल पैदा होता है। ऑटिज्म के बच्चों में जेनेटिक से प्रॉब्लम नहीं है, ये केमिकल्स की वजह से ब्रेन ठीक से नहीं बन रहा है। अगर वो केमिकल्स बॉडी से निकालते हैं प्रेगनेंसी से पहले, तो बच्चों में ऑटिज्म आता नहीं। इसके लिए पॉलिसी लेवल पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए हम ये सारे अभियान करेंगे। दूसरी चीज ऑटिज्म में क्या होगा, ये केमिकल जो है जब हमारे बॉडी में स्टोर होता है, हमारा डायरेक्ट हमारा मैकेनिज्म बायोलॉजिकल मैकेनिज्म भी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में उनका इंटरफेरेंस होता है। उसके साथ साथ में हमारा पेट में जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है, जो उसको बोलते हैं डस्ट फ्लोरा, तो अभी उसको बोलते हैं माइक्रोबायोम, जो जगत है हमारे इंटेस्टाइन में, उसमें से कुछ पार्ट जो है एवरी लाइफ में आता है, आपको फर्स्ट लाइफ में आता है, उसको प्रेगनेंसी के टाइम में और प्रेगनेंसी के बाद 2 साल मदर के ब्रेस्ट मिल्क से वजन आते हैं, वो सब कुछ बैक्टीरिया आता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो उसको लाइफ टाइम के लिए इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। और हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में उसका रोल है। वो बैक्टीरिया बच्चों को ठीक से आता नहीं है केमिकल्स की वजह से, फर्स्ट। और उसके साथ साथ में ये केमिकल जब मदर में रहता है, मदर की गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है, मदर की हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। जब मदर के हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, इन्फर्टिलिटी होता है। इन्फर्टिलिटी नहीं होता है तो बहुत सारे मैकेनिज्म प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होता है। जो उसके ये जो बच्चों की ऑमलेटिक फ्लूइड है प्रेगनेंसी में, जो बच्चा जो वाटर में रहता है, वो वाटर में मदर का ब्लड बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म लेकर गया है, तो वो सब फ्यूचर डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट है। तो ये केमिकल्स मदर का हेल्थ को भी खराब कर रहा है, तो बच्चे को ऑटिज्म कर रहा है। तो अगर ये इसके ऊपर हम काम करेंगे तो
हम ऑडिशन प्रिवेंट कर सकते हैं। जो बच्चे को बैक्टीरिया ठीक से आता है, उनको बहुत सारे गट इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, एलर्जीज होते हैं, और कंठ पेन होता है, वॉमिटिंग्स होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे होते हैं, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है, डेफिशिएंसीज होते हैं, और एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन में, एक इम्यून रिएक्शन जैसा होता है, वो एज की वजह से बढ़ता जाएगा। जब एज से बढ़ता जाएगा वो क्रॉनिक बन जाता है। जब वो क्रॉनिक बनता है तो वो एक बच्चा अग्रेसिव हो जाता है, एंटी होता है। और ये और एक चीज क्या है, बैक्टीरिया ब्रेन का केमिकल मैं जो ये आगे एग्रोकेमिकल बोल रहा हूँ, ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल बोल रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत होना। न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक सेल से दूसरे सेल, एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। उसका प्रोडक्शन, उसका कॉम्पोजिशन ब्लड बैक्टीरिया से जुड़ा है। अगर ब्लड बैक्टीरिया ठीक नहीं है, तो ब्लड के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया ठीक नहीं है, तो ब्रेन में जो बैक्टीरिया ठीक नहीं है, वो न्यूरोट्रांसमीटर से ठीक है। जब रीनल ट्रांसमीटर ठीक नहीं रहेगा, उनको स्लीप का इश्यूज होते हैं, सेंसर इश्यूज होते हैं, और ये एग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं, सेल्फी बिहेवियर्स भी होते हैं, और कॉग्निटिव एबिलिटीज कम होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तो ये सब सॉल्व करेंगे तो उनको थोड़ा आराम मिलेगा बच्चों को। जो ब्लड इश्यूज को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे बच्चे 20 ईयर्स के भी 40 से डायपर्स पे रहते हैं। ऐसे बच्चों के सबको हम अगर ये ट्रीटमेंट करते हैं, ब्लड बैक्टीरिया को रिप्लेस करते हैं, तो कंडीशन सॉल्व होते हैं, ब्रेन का केमिकल जो है बैलेंस में आता है, और ये इम्यून सिस्टम बैलेंस में आता है, रेगुलेशन में आता है। तो इससे 30 to 40% का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और हम हमारा रिसर्च में भी ये देखा गया, ये ट्रीटमेंट ऐसे इम्प्रूवमेंट दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें कुछ प्रोडक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट नहीं है, किसी को इंसेंटिव नहीं है इसको, ये रिसर्च को फॉरवर्ड करने के लिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जनता में अवेयरनेस लाने के लिए, सरकार में अवेयरनेस लाने के लिए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज में अवेयरनेस लाने के लिए कुछ काम हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ठीक से आ रही है, ठीक है। जब ठीक से आता है तो उसका एक ही रास्ता है, हम एक हेल्दी फैमिली का फूड लेते हैं, वो हेल्दी फैमिली का बच्चे उसी उसी फूड में वो बैक्टीरिया रहता है, उसको एक सोल्यूशन जैसा बनाते हैं। और जो पीड़ित बच्चा है उनका इंटेस्टाइन को साफ करते हैं, और उसके बाद एक ये ट्यूब है ना, जैसे ट्यूब जैसा एनस से एक बड़ी एनस में डालते हैं, उसके बाद वो सोल्यूशन उसको ट्रांसफर करते हैं। ये सिंपल प्रोसीजर है, कोई भी कर सकता है। बहुत सारे लोग जो यूएस में, कनाडा में किसी को ऑर्डर देते हैं, उनका पेट भी कर सकते हैं, उतने से है, मगर वो थोड़ा हाइजीन के हिसाब से करना पड़ेगा। ये जो ट्रीटमेंट है, ये इससे बच्चों में ब्लड इश्यूज सॉल्व होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कोलिक पेन है, इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है, स्लीप इश्यूज है, एग्रेसिव बिहेवियर से, सेल्फ इंजरी है, इन सारी इसके लिए अभी अभी ये ट्रीटमेंट जो है, ये अभी नया नहीं है, चाइनीज ने 2000 साल पहले किया है। और अभी यूएसएफडी अप्रूव है फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्लस्ट्रिडियोसिस है। और बहुत सारे कंडीशंस में ये ट्रीटमेंट अप्रूव अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑटिज्म है, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, और बहुत सारे ट्रीटमेंट डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारे कंडीशंस में ये ट्रीटमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जो एवरेज लैंडस्केप हम करते हैं उसमें से हमको दिखता है कि ये बहुत इफेक्टिव है। जब हमारा कि हम जब करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं, हमको जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मिलता है, जो पॉकेट रीडिंग होता है, ये इम्यून सिस्टम का चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस के इम्प्रूव होते हैं, तो हमको एक मिरेकल जैसा लगता है। तो अगर ये ट्रीटमेंट कम्प्लीटली ऑटिज्म कम्प्लीट फिगर नहीं कर सकता, क्योंकि इनका ब्रेन जो है, ये सारे एरियाज पूरा डेवलप है। जो अंडर डेवलप्ड है उसको कुछ नहीं कर सकता, मगर जो डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन है, उसका डिस्फंक्शन रहता है, क्योंकि एक ब्लड पैथोलॉजिक नहीं है, तो ब्रेन केमिकल्स abnormal होते हैं, तो डिस्फंक्शन रहता है। जो अंडर डेवलप्ड है, वो अंडर डेवलप्ड एरिया कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है, मगर डेवलप्ड एरिया अगर डिस्फंक्शन है, टिपिक बिहेवियर्स करता है, और सेल्फ इंजरी और एग्रेसिव बिहेवियर, ये सब कुछ होता है।
वो एफएमटी करने से वो सारी चीज समझ, उससे क्या है ना, पेरेंट्स का और बच्चे का कंफर्टेबल। ये दोनों सोल्यूशन हम प्रपोज करते हैं, और इसके लिए हम ये पॉलिसी लेवल पे भी काम कर रहे हैं, और हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और उसके बाद में कुछ सर्विसेज भी शुरू किए। एफएमटी अभी क्लिनिकल सर्विस की तरह नहीं दे सकते, मगर हम कंपैशनेट केयर की तरह तो हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना के कर सकते हैं। तो वो उसके लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे हम सब कुछ एथिक्स कमेटी वगैरह ये सब सेशन बना के वहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी ऐसे क्लिनिकल सर्विस के लिए लेके जाना है, तो पूरा रिसर्च कंप्लीट करके डेटाबेस सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी उसी प्रोसेस में हम कैंप्स भी कर रहे हैं। हर जगह पे जाके उसको कैंपेन करेंगे, कैंप्स करेंगे, उसके से डेटा निकालेंगे, जो फ्री डेवलपमेंट टेस्ट में बोल रहे हैं। तो वो क्या है, जो वो टेस्ट का डेटाबेस जो भी आता है, हमको एक एविडेंस जैसा है, वो हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी सबमिट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम एविडेंस बना के उनको दे सकते हैं, ताकि वो रिसर्च कंप्लीट हो जाए। और ये जो रिसर्च है, हमारा इंडियन इकोनॉमी से भी बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम ये एग्रोकेमिकल जो है, हम खाली आर्टिस्ट ले रहे हैं, हम जो एग्रोकेमिकल के माइक्रोबायल को डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये मानना है इंटरनेशनल रिसर्च कर, जी, आप ये है इसका मेन, ये आपका एम क्या है, और शॉर्ट में बताओ, इतना लंबा मत खींचो आप, पॉइंट वाइज दो चार ठीक पॉइंट है, बता दो। ठीक है। मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ, आप खाली जल्दी से, वहाँ पे पेरेंट्स भी है, या पेरेंट्स भी है, उनको अलग रखो आप, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में आप बता दो आपका एम क्या है, आज रखना है क्या ठीक है, ठीक है। हम जो 20 कैंप है, वहाँ पे माइक्रोबायल टेस्ट और डेंटल असेसमेंट फ्री में होगा बच्चों का, ऑटिज्म बच्चों का, वो वहाँ पे फ्री होगा। दादोजी कोलदेव स्टेडियम में हम 28 जून को एक 10 AM to 5 PM एक कैंप कर रहे हैं। वहाँ पे माइक्रोबायल टेस्ट होता है, फ्री माइक्रोबायल टेस्ट होता है, डेंटल असेसमेंट होता है। हाँ, इसके जो ये ट्रीटमेंट जो है, ये हमारा जो सर्विसेज है, जो ये जो कैंपेन है, उसके बारे में सर्विस दे रही है, ठीक है। सर कितने लोगों का करेंगे, और सभी रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या है? रजिस्ट्रेशन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सर एक क्वेश्चन मेरा, यहाँ हे सगळ्या ऑटिझमच्या मुलांसाठी फ्री आहे, आणि ह्याच्यामध्ये आपण फक्त मायक्रोबाईल टेस्ट जे कमीत कमी ऍटलीस्ट 15,000 पर्यंत आहे, तर ते आपण फ्री करतो, टोटली फ्री करतो सगळ्या मुलांसाठी, काहीही चार्ज नाही घेणार आहे ते, कुठल्याही चार्ज नाही, आणि हे कम्प्लिटली फ्री आहे. आणि ह्याच्यावर म्हणजे आपण एक तर आजचा विषय तुम्ही आणि म्हणजे आपण तुमच्या का एक मिनिट. नमस्कार सर्वांना, सस्ना जय महाराष्ट्र. आज हैदराबाद येथून डॉक्टर चंद्रशेखर थोडनपुरे आज आपल्या ठाण्यामध्ये आलेले आहेत. मी मंगेश होते, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचा प्रमुख या नात्यानं आपल्या संवाद साधतोय. शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर थोडनपुरे आणि आपण सर्वजण मिळून खरं तर आपण मुंबईमध्ये हा पहिला कॅम्प केला, आणि महाराष्ट्रामध्ये ऑटिझमग्रस्त म्हणजे जी स्वमग्न मुलं आहेत, ऑटिझम मुक्त महाराष्ट्र हे अभियान आपण एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आदेशानुसार सुरू करण्याचा संकल्प केलेला आहे. त्यातलं पहिलं पाऊल आपण मुंबईमध्ये सुरुवात केली गेल्या महिन्यात. महाराष्ट्रामध्ये हे दुसरं आरोग्य शिबिर पार पडत आहे, हे संपूर्ण मोफत असणारे ऑटिझमग्रस्त मुलांच्यासाठी. अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे, कदाचित आपल्याला कल्पना असेल, तारेजमीनवर सिनेमा आपण बघितला असेल, की ऑटिझमग्रस्त मुलगा ज्यांच्या घरी असतो, त्या पाठीमागे पण एक ऑटिझमग्रस्त मुलगा आहे, तो खूप चंचल आहे, आपण त्याला बघत असाल. तर अशी जी मुलं आहेत, या मुलांना ही मुलं स्वतः जर त्यांच्या सगळ्या म्हणजे भूक लागली तर भूक लागली सांगणं, वॉशरूमला स्वतः जाणं, एवढं जरी या मुलांनी केलं तरी या पालकांचं असं असतं की त्यांनी जग जिंकलं, या पद्धतीची त्यांची भावना असते. आपल्या जवळच्या जर कुठल्या नातेवाईकांमध्ये परिस्थितीपैकी जर एखादा असं बंधू असेल, तर त्या पालकांचं दुःख कदाचित आपल्याला देखील माहिती असेल.
आणि डॉक्टर चंद्रशेखर थोडनपुरी हे व्यवसायाने डॉक्टर आहेत, ते कार्डिओलॉजिस्ट आहेत, हृदयविकार तज्ञ आहेत. मात्र दुर्दैवाने त्यांचीच मुलगी अशी जन्माला आली, ऑटिझमग्रस्त जन्माला आली. मग त्यांनी त्यांचं वैद्यकीय सेवा म्हणजे हार्ट रिलेटेड जे त्यांचं म्हणजे सगळे वैद्यकीय सेवा प्रॅक्टिस होती ती थांबवून त्यांनी स्वतःचं आयुष्य सगळं करिअर ह्याच्यात पणाला लावलं की माझी मुलगी ऑटिझमग्रस्त आहे, तर इतर ऑटिझमग्रस्त पालकांना कुठल्या कुठल्या त्रासाला सामोरं जावं लागत असेल हा विचार डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी ह्याच्या संशोधनाला सुरुवात केली 10 वर्षापूर्वी. आणि आज त्यांची मुलगी, त्यांनी पहिला प्रयोग त्यांच्या मुलीवर केला, बरोबर ना सर? पहिला प्रयोग आपने आपल्या लडकी पे किया. त्यांनी त्यांचा पहिला प्रयोग या संशोधनाचा त्यांच्या मुलीवर केला आणि त्यांच्या मुलीमध्ये 50 ते 60% सुधारणा झाली. ती मुलगी भूक लागल्यानंतर ती सांगू शकत नव्हते पालकांना, वॉशरूमला इथून तिथपर्यंत जाऊ शकत नव्हते. अशी त्यांची मुलगी आता स्वतःची छोटी मोठी कामं स्वतः करते, स्वतः वॉशरूमला जाऊ शकते, स्वतः भूक लागली तर जेवण मागू शकते. आणि स्वतःच्या मुलीवर यशस्वी प्रयोग केल्यानंतर हे जे संशोधन आहे हे इतर ऑटिझमग्रस्त मुलांना त्याचे उपचार मिळावे आणि अशा पद्धतीनं जर हे उपचार त्यांनी देखील घेतले तर त्यांच्या पालकांचं दुःख देखील हलकं होऊ शकतं आणि मुळात त्या ऑटिझमग्रस्त मुलांचं जीवन सुसह्य होऊ शकतं. जसं त्यांनी बोलताना एक वाक्य तुम्ही उल्लेख केला ऐकला असेल, 40-40 वर्षाची होईपर्यंत देखील त्यांना जागेवर सगळं असतं, म्हणजे ती शो सगळं त्यांना जागेवर करावं लागतं. अशी परिस्थिती तुम्ही विचार करा, अशा पालकांचे काय हाल होत असतील. पाठीमागे खूप मोठे अधिकारी बसले, त्यांचं नाव मी ओपन करत नाही, परंतु त्या स्वतः अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या मोठ्या अधिकारी आहेत आणि दुर्दैवानं त्यांच्या मुलाला देखील अशा पद्धतीचं आजार आहे. आणि मी स्वतः वैद्यकीय सेवेमध्ये काम करतो 10 वर्षापासून, तुम्ही मला सगळं ओळखता. वेगवेगळ्या आरोग्य शिबिरांमध्ये तर आपण भेटतच आहोत. मात्र हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. असे जे दुर्मिळ आजार आहेत, ज्याला रेअर डिसीज आपण म्हणतो, डीएमडी असेल, SSP असेल किंवा हे ऑटिझम असेल, अशा पालकांच्या म्हणजे अशा मुलांच्या घरी मी भेटी दिलेल्या आहेत, शेकडो लोकांच्या घरी भेटी दिलेल्या आहेत. SSP ग्रस्त बालकांनी तर आंदोलन केलं होतं, मध्ये मंत्रालयाच्या समोर त्यांनी मुलं आणून टाकली होती. तुम्ही कदाचित वृत्तांकन पण केलं होतं, शिंदे साहेबांच्या घरी देखील ते पालक आले होते. सो आपण हे शिबिर घेण्याचा उद्देश हे आहे की अशा पद्धतीचे जे दुर्मिळ आजार आहेत, विशेषतः याची सुरुवात आपण ऑटिझमग्रस्त मुलांपासून केली आहे. येत्या 28 जूनला दादोजी कोंडदेव स्टेडियम येथे आपण या ऑटिझमग्रस्त म्हणजे स्पेशल चाइल्ड या विशेष मुलांच्यासाठी आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. डॉक्टर चंद्रशेखर थोडनपुरे स्वतः त्या ठिकाणी येणार आहेत आणि त्याच्या टेस्टचं त्यांनी नाव सांगितलं, TCL मायक्रोबायोटा ट्रान्सप्लांटेशन थेरपी. याची जी पहिली टेस्ट असते ती जवळपास 15,000 रुपये किमतीची त्याची तपासणी फी आहे. तर ती ऑटिझमग्रस्त मुलांच्यासाठी पूर्णतः निशुल्क असणार आहे. तर आपल्या सगळ्याच वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून, युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून, म्हणजे सर्वच चॅनलच्या माध्यमातून जरी बातमी जास्तीत जास्त ठाणेकरांच्या पर्यंत पोहोचली आणि ठाणे शहर खूप मोठ्या लोकसंख्येचं शहर आहे, इथं देखील खूप मोठा आकडा असू शकतो. म्हणजे शिबिरामध्येच लक्षात येईल आपल्याला कसा प्रतिसाद मिळेल आणि किती मुलं येतील. आणि या मुलांची तपासणी मोफत झाल्यानंतर त्यांचे उपचार डॉक्टर साहेब स्वतः त्या ठिकाणी हैदराबाद या ठिकाणी करतात, अतिशय अल्प दरामध्ये. म्हणजे त्यांचे राहण्या जेवणाची व्यवस्था त्यांची त्यांनी केली तर त्यांच्यावर मोफत देखील उपचार करण्याची त्यांची तयारी आहे. अशा पद्धतीनं डॉक्टर चंद्रशेखर थोडनपुरे यांचं काम आहे. आणि आजच्या पत्रकार परिषदेचा उद्देशच आहे की ही माहिती जास्तीत जास्त ठाणेकरांपर्यंत पोहोचावी, ऑटिझमग्रस्त पालकांच्या पर्यंत जावी आणि ऑटिझमग्रस्त पालक त्यांच्या मुलांना घेऊन त्या शिबिरामध्ये आले तर त्यांची त्या ठिकाणी मोफत तपासणी होऊ शकेल. जनरली आपण आरोग्य शिबिर अनेक वेळेला आपण अटेंड केलेली आहेत. ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये जे आपण ASD VSD जी लहान मुलांची हृदय शिबिरं करतो त्याला तुम्ही अनेक वेळेला आलेला आहे. अनेक वेगवेगळ्या शिबिरांना आपण उपस्थिती लावली असते, परंतु हे शिबिर वेगळं आहे आणि स्पेसिफिक त्या मुलांच्यासाठीच आहे की जी अशी ऑटिझमग्रस्त मुलं आहेत. तो माझी या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं विनंती आहे की आपण जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये जर प्रचार प्रसार केला तर ऑटिझमग्रस्त मुलांपर्यंत ही सगळी माहिती जाईल. आणि त्यातली काही मुलं जरी, म्हणजे सरांचा दावा नाही की 100% सगळं, ते स्वतः पण म्हणतात की त्यांची मुलगी 50% बरी झाली आहे, परंतु 50% जरी ऑटिझमग्रस्त मुलं बरी झाली तरी खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे. कारण ते स्वतः सगळं करू शकणं हे खूप मोठं
त्यांच्यासाठी जग जिंकल्यासारखे त्या पालकांच्यासाठी, जसं मी तुम्हाला सांगितलं. तो आज आपण ह्या पत्रकार परिषदेचं ते ठेवलेलं आहे. आणि ते जे सांगत होते थोडस लांबलचक वाटलं असेल आपल्याला, परंतु ही नेमकी प्रक्रिया कशी असते. चांगली जी लहान बच्चू आहे, सुदृढ बालक जे आहेत, त्यांच्या त्या सुईमधून चांगले बॅक्टेरियाज काढून इंजेक्ट केले जातात. थोडक्यात आपण आयुर्वेदामध्ये बस्ती ज्याला म्हणतो, बस्तीमध्ये जे औषध दिलं जातं त्या पद्धतीची थेरपी आहे. थोडस त्यांनी साऊथ इंडियन त्यांचा टोन आणि हिंदी थोडस त्यांचं हे असल्यामुळे कदाचित आपल्याला थोडस हे झालं असेल, परंतु त्यांचा उद्देश खूप चांगला आहे. निस्वार्थी पद्धतीने ते काम करत आहेत. म्हणूनच आम्ही त्यांच्याशी जोडले गेलेलो आहोत आणि म्हणूनच त्यांच्यासोबत आपण या सगळ्या कॅम्पसाठी पुढे जातो. सर एक मेरा सवाल है, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ कि ऑटिज्म जो है गर्भ में शुरू होता है और उसे रोका जा सकता है, इस दावे के पीछे कौन से ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है? मैंने बोला था ना, बॉडी बर्डन स्टडी ऑफ द न्यूबॉर्न, और ये है और ऑटोप्सी स्टडीज है जो बच्चों में जो ऑटिस्टिक बच्चों का जो बच्चों का डेथ होता है उनका ब्रेन टिश्यू को स्टडी की है। उसमें जो अभी मैं एम्ब्रियोनिक बताया था वो सारी चीज उसमें दिखाया गया और ये 1980s में हुआ है। और अभी रिसेंट स्टडी जो जीनोम स्टडीज में हुआ है वो उसकी हिसाब से जो डीएनए को ये केमिकल जब अटैच होते हैं तो ये डीएनए ठीक से काम नहीं करता, स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनता है, तो उसकी वजह से ऑटिज्म होता है। तो सर एफएमटी जो है क्या थेरेपी ऑटिज्म के लिए कितनी सुरक्षित और प्रभावी है, अगर और इसके लिए सरकारी या मेडिकल मान्यता प्राप्त है? हाँ, एफएमटी जो है अगर प्रोसेस ठीक है तो उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम हेल्दी बच्चों का पॉट दे रहे हैं। जो वो बच्चों की आंतरिक है उनको कुछ नहीं करता है। अगर उसको कुछ भी आल्टर नहीं करे बिना उसको ये वो पीड़ित बच्चों को दिया है सेव करता है। वो पूरा स्टेरिल डोनर रहना चाहिए, प्रोसेस हाइजीनिक होना चाहिए, स्टेरिल होना चाहिए, तो ऐसे करेंगे तो सेफ है। और ये बहुत पहले भी कर रहे 2000 साल पहले भी हुआ था। अभी एफडी अप्रूव्ड है कंसिडरिंग कोरिलेशन क्लासिफिकेशन कंडीशंस को सेफ्टी एस्टैब्लिश है, हम प्रॉपर्ली करना है वो है। स्टेट में वो हो गया कि आपको स्टेट मालूम है कि हाँ, अभी कितना बच्चा है? हाँ स्टेट में हाँ, अभी परसेंटेज में 2% तक रहेगा पूरा। नहीं, आप जनता की संख्या के हिसाब से बोल रहा हूँ 2%, मगर अभी हर जगह पे हाँ वर्ल्ड वाइड अभी हर जगह पे क्या है ना, अभी इंसेस अभी दो तरीके के होते हैं, इंसेस रहता है, प्रिविलेज रहता है। प्रिविलेज मतलब पूरा जनसंख्या में कितना है तो 2% 3% होता है। अगर आप जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें अगर कैलकुलेशन करनी है तो इंडिया में हर 50 बच्चे को पैदा हुआ है उसके से एक ऑटिज्म होता है। यूएस में अभी हर 30 बच्चों में एक ऑटिज्म। जेनेटिक नहीं है ऑटिज्म, जेनेटिक नहीं है। ऑटिज्म के स्पार्क स्टडी हुआ है, एक 1,50,000 बच्चों ने जेनेटिक स्टडी की है, कोलेक्शन सीक्वेंसिंग वगैरह की है। उसमें 2000 जीन्स एसोसिएटेड देखे हैं, उसमें से एक 2000 जीन्स पे भी एक जीन को भी मोर देन 1% प्रिविलेज नहीं है, वो 1,50,000 है, उसका मतलब है जेनेटिक नहीं है। और ये जो ऑटोप्सी स्टडीज में जीनोम वायरस स्टडीज में देखा गया है कि जीन बहुत सारे 2000 जीन ब्रेन में अपना काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑटिज्म आ रहा है। तो 2000 जीन अपना काम करेंगे, वन जीन प्रॉब्लम नहीं होता है। ये प्रॉब्लम केमिकल की वजह से बहुत सारे जीन का सकता है। रिकवरी पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं है। इससे दो तरीके के प्रॉब्लम रहते हैं ब्रेन में, एक स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी है उसमें और केमिकल बैलेंस है। केमिकल बैलेंस को आप ठीक कर सकते हैं मगर स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी को कुछ नहीं कर सकते। सर आपने कहा कि नहीं सर, आप अगर ठीक से अगर देखेंगे तो 4th मंथ 5th मंथ में हम पकड़ सकते हैं। सर ये गर्भ से शुरू सर मुंबई में आपको 50%,
सर गर्भ में आपने कहा कि ये बीमारी शुरू होती है, पर बच्चों में अर्ली साइन कैसे पता चलता है? अर्ली साइन क्या है ना, अगर बच्चा 4th मंथ में क्या होता है, अगर कोई भी नाम से बुलाते हैं तो हमको देखेगा। ऑटिस्टिक बच्चा नहीं देखेगा। अगर 6 महीने में बच्चा दूसरे नाम से बुलाए तो नहीं देखेगा। हाँ, मगर दूसरा नाम बताए बुलाए तो देखेगा। और ऑटिस्टिक बच्चा 1 साल के बाद भी नहीं देखेगा। ठीक है। हमारे अभियान में ऑटिज्म मुक्त भारत अभियान जो आज लॉन्च किया है, तो वेरे हम लोग ऑटिज्म को प्रिवेंट करना चाहते हैं। जो यानी माँ प्रेग्नेंट होने के पहले ही ओके उनका एक टॉक्सिन्स निकालने का एक कोर्स है, वो कोर्स करेंगे और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो उनको ये ऑटिज्म का बच्चा पैदा नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को एक अभियान लॉन्च किया है, ऑटिज्म मुक्त भारत अभियान। और एक और अभियान हमने लॉन्च किया है आज, वो है सेव माइक्रोबायोम सेव हेल्थ। ये 2 अभियान हमने आज के तारीख में लॉन्च किया है। और आपके क्वेश्चन बाकी है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये ऑटिज्म हो या एसएसपी हो, डीएमडी हो, बहुत सारे चीज रेगुलेटेड है और बहुत सारे प्रॉब्लम है। आप सबको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोलो, आप लोगों को समझ में आती से डिटेल में बोलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलिए। हाँ, मैं आपको बता दूँ। मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम आपको बच्चे को आपको घर में ही शुरू हुआ है। ठीक है, आपके 2 साल तक आप देखे ना, वो जो इम्प्रूवमेंट जो नॉर्मल बच्चे से देखे तो वो काफी रहेगा। जब ये इनको इन बच्चों को क्या हो रहा है, फूड माइक्रोबियम रहेगा और इम्यून डिसरेगुलेशन रहेगा। इनको एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन जब करते हैं तो ये ब्रेन के कनेक्शन के ऊपर फिर और करेंगे वो, तो उससे क्या है ना, ब्रेन के कनेक्ट तो बोलते हैं, ब्रेन को कनेक्ट वो डिसेबल हो जाता है और न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है। उससे जो ऑलरेडी आया हुआ स्किल से वो चले जाएंगे, उसी को आप रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, आपको ये 2 साल तक आपको जो नजर आएगा वो कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली ये जितना डेवलपमेंट है वो ब्रेन के सेल ब्रेन का एरियाज में उसका आपने देखा है, उसमें जो ऑलरेडी डेवलप है उसमें भी ब्रेन का केमिकल्स का इम्बैलेंस हो गया, वो डिस्टेंस हो गया। इसके पीछे वो बोल रहा हूँ, जो उनका पूर्ण माइक्रोबायोम है, जो केमिकल्स की वजह से उनको पूर्ण माइक्रोबायोम आ रहा है, उसके ऊपर अगर वैक्सीन लगेंगे तो हम जब जब पूर्ण माइक्रोबायोम लगेगा इम्यून रहेगा, इम्यून डिसरेगुलेशन रहेगा। जब इम्यून डिसरेगुलेशन के ऊपर हम वैक्सीन डालते हैं तो इम्यून डिसरेगुलेशन रहेगा, इम्यून वैक्सीन इंजरी भी हो सकता है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, मगर मैं बोल रहा हूँ कि हमको आइडेंटिफाई करना है, ऐसे कि वैक्सीन किसको बचाता है, किसको प्रॉब्लम करता है, तो पहले से हमको इम्यून मॉनिटरिंग पूरा स्टडीज होना चाहिए, उसके बारे में काम करें। तो एसएसपी के केसेस है, मैंने हमको बहुत बड़ा कर्तव्य किया है कि का बहुत सारे केसेस आउटब्रेक हुआ है 2022 में, उसमें से 0.16% जो है एसएसपी में जा आपले वार्ताची आहे ना सर योगेश सर या या तुम्ही एक फोटो देतो योगी वेट Look here. सर One minute. 1 minute.